तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की है, एक ऐसे सीरियल किलर, एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की है जिसकी उम्र की जो लंबाई थी वो तो महज 30 साल थी। लेकिन इसी 30 साल में उसने इतने अपराध किए, इतने लोगों की हत्याएं की, इतने लोगों की जान ली कि शायद ये पैमाना इसकी उम्र से कई गुना बड़ा है। इस इंसान को जब सजाए मौत दी गई, जब इसे फांसी हुई, तो इसके फांसी होने के बाद, इसका इस दुनिया से खात्मा हो जाने के बाद वहाँ के लोगों ने जो कुछ किया और इसके नाम से किस तरह से पैसे कमाए, क्या कुछ किया, ये पूरी कहानी आपको अंत तक आज झकझोर के रख देगी। कहानी साल 2000 सन की है। कहानी मिस्र देश की है। दरअसल इसी मिस्र देश में दो शहर लगते हैं, काहिरा और अलेक्जेंड्रिया। और इन्हीं दोनों शहरों में रेलवे की पटरी पे अचानक से साल 2000 में एक लाश मिलती है। लाश मिलती है, तुरंत ही जो वहाँ की रेलवे पुलिस थी उसे फ़ोन जाता है, पुलिस आती है, लाश चेक करती है। लाश एक 13-14 साल के लड़के की थी, एक बच्चे की थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पटरियों से गिर गया हो, गिरने के बाद मर गया हो। लेकिन ये चीज़ें देखने के बाद भी इसमें एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल इस बच्चे के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। अब ये चीज़ पुलिस वाले जब देखते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता है। इसलिए पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि इस बच्चे के साथ पहले रेप हुआ, इसके बाद मर्डर हुआ। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, खासकर जो रेलवे पुलिस थी और रेलवे महकमा था कि उनकी ट्रेन में किसी बच्चे के साथ गलत काम हुआ, गलत काम होने के बाद उसे मार के फेंक दिया गया, तो ये चीज़ न केवल पुलिस वालों के लिए शर्मसार थी बल्कि रेलवे वालों के लिए भी शर्मसार थी। इसीलिए इस मामले में दोषी कौन था, अपराधी कौन था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस वाले हर संभव कोशिश करने लगते हैं। पुलिस वाले कोशिश करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, लेकिन इसी बीच एक दूसरे लड़के की सेम तरीके से लाश मिलती है। उम्र भी वही, कदकाठी भी वही, शरीर पे एक कपड़ा नहीं। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और रेप के बाद मर्डर, यही चीज़ निकल के सामने आई। यानी कुछ ही दिनों के अंतर पे दो बच्चों के साथ किसी ने रेप किया था, रेप करके मार के फेंक दिया था। पुलिस वाले अब ये चीज़ देखते हैं, देखने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा अचंभा सा लगता है कि कुछ ही दिनों पे कोई ऐसा सिरफिरा है जो ट्रेनों में बच्चों को मार रहा है, उनका रेप कर रहा है। इसीलिए अगर इसको जल्दी से नहीं पकड़ा तो शायद ये बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देगा और बाद में बड़ी दिक्कत होगी। पुलिस वाले इस अपराधी को पकड़ने के लिए थोड़ा और मुस्तैदी से हाथ पांव मारते हैं, लेकिन इसी बीच एक तीसरे बच्चे की लाश मिलती है। तीसरी लाश मिलती है, पुलिस वाले लाश को देखते हैं, सेम कंडीशन, बॉडी पे एक कपड़ा नहीं, बॉडी पे जगह जगह चोट के निशान, नोचने खचोटने के निशान, मानो इस बच्चे के साथ भी दरिंदगी की गई थी, दरिंदगी के बाद इसकी हत्या की गई थी। यानी सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक 3 बच्चों के साथ, जिनकी उम्र महज 7 से 14 साल के बीच, और इनके साथ गलत काम हो चुका था। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, ये बात देखते हैं, तो एक तरह से उनके अब रोंगटे खड़े होने लगते हैं। धीरे धीरे मामला प्रकाश में आता है, मीडिया में भी जाता है, तरह तरह की बातें होने लगती हैं, पुलिस पे भी दबाव बनता है, दबाव बढ़ता है, पुलिस वाले और मुस्तैदी से काम करते हैं। लेकिन इसी बीच एक चौथी लाश एक दूसरे शहर में मिल जाती है। चौथी मिलती है, वहाँ के पुलिस वाले भी जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं, पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी के साथ एक 5वीं लाश मिलती है, 6वीं लाश मिलती है, 7वीं लाश मिलती है। अब तक 1 साल के अंदर 7 अलग अलग जगहों पे 7 लाशें मिल चुकी थी। पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। कातिल कौन था, रेपिस्ट कौन था, उसे पकड़ने के लिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन पुलिस चाहे जितना हाथ पांव मार रही थी, चाहे वो ट्रेन में जगह जगह अपने जासूस बिठा रही थी, चाहे संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी, चाहे लास्ट मोमेंट पे कौन वहाँ खड़ा था उससे पूछताछ कर रही थी, चाहे जितनी कोशिश पुलिस वाले 1 साल में कर रहे थे, इन कोशिशों के बावजूद पुलिस वालों के हाथ न एक कोई सबूत लगता है, न एक कोई सुराग लगता है। साल 2000 बीत जाता है, साल 2001 आ जाता है, फिर बच्चों की लाश मिलती है। पुलिस वाले थक हार कर
उन्हें जब समझ नहीं आता कि अब क्या करें, कैसे पकड़ें, तो अंत में पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान में पुलिस वाले लगभग हर ट्रेन में, जिस ट्रेन में ऐसे हादसे हो रहे थे, जो कुछ टाइमिंग थी, उस टाइम के हिसाब से ट्रेन को मैच कराया जा रहा था, ऐसी ट्रेनों पे हर एक डिब्बे में एक एक दो जासूस पुलिस वाले अपने बैठा देते हैं। अब पुलिस वालों को लगता है कि मामला बड़ा सिंपल सा है। अब वो जो रेपिस्ट है, जो सीरियल किलर है, वो आएगा, बच्चों को पकड़ने की कोशिश करेगा, हमारे जासूस बैठे रहेंगे, रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि पुलिस वालों के जो जासूस थे 2 सालों तक अलग अलग ट्रेन में सफ़र करते रहे, लेकिन जो सीरियल किलर था, जो सीरियल रेपिस्ट था, वो इतना ज़हीन दिमागी था, इस कदर वो दिमाग लगा रहा था कत्ल करने से पहले, अपराध करने से पहले, कि जिस ट्रेन के जिस डिब्बे में कोई जासूस होता, उस ट्रेन को, उस डिब्बे को छोड़ के उसकी अगली ट्रेन में जाता, जाने के बाद बच्चों को अपना शिकार बनाता, उनका रेप करता, रेप करने के बाद मार के फेंक देता। पुलिस वालों का जब ये भी तरीका काम नहीं आता, तो उन्हें लगता है कि क्यों ना इन बच्चों में कोई लिंक निकाला जाए। हो सकता है ये बच्चे किसी खास जगह से उठाए जा रहे हैं, हो सकता है इन पे परिवार वालों से किसी की कोई दुश्मनी हो। पुलिस वाले इन एंगल पे भी छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन इस एंगल पे भी ना कोई कॉमन लिंक मिलता है, ना इन बच्चों में आपस में कोई संबंध मिलता है। बस ये बच्चे या तो अनाथ थे, या तो ट्रेन में भटक गए थे, और बाद में इनके साथ ये कुछ हुआ था। पुलिस वाले जगह जगह इश्तेहार लगा देते हैं, जगह जगह इनाम की घोषणा करते हैं। समय बीतता जा रहा था, साल 2001 भी बीत गया, ना तो ये सिलसिला रुका, ना ही कातिल पकड़ा गया। साल 2002 बीत गया, 2003 बीत गया, और अब तक लगभग 30 से ज़्यादा बच्चों की सेम तरीके से लाश मिल चुकी थी। इन बच्चों के साथ सेम तरीके से कुकर्म किया गया था, उसके कुकर्म करने के बाद इनकी हत्या की गई। पुलिस वालों के हाथ पांव फूलते जा रहे थे, उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था, न कहीं से कोई सुराग, न कहीं से कोई सबूत। साल 2004 बीत गया, साल 2005 बीत गया, और अभी भी लाशों के मिलने का जो सिलसिला था बदस्तूर जारी था। साल 2005 के अंत में और साल 2006 में एक पुलिस के हाथ बहुत बड़ा जैकपॉट लगता है। दरअसल पुलिस वाले एक ट्रेन में अपने कुछ जासूसों को बिठाए रहते हैं। जासूस बाकायदा मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और कई सालों से कर रहे थे। इसी बीच देखते हैं कि 2 लोग एक बच्चे को खींचते हुए अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब ये सीन जब पुलिस वाले देखते हैं और उनके जासूस देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हो ना हो, ये जो आदमी है जरूर इन घटनाओं में कहीं ना कहीं संलिप्त है। पुलिस वाले शक के आधार पर फ़ौरन इन दोनों के पास जाते हैं, फ़ौरन उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या बेटा इन दोनों को आप जानते हो। बच्चा कहता है कि नहीं, मैं तो ट्रेन में भटक गया था, अपने माँ बाप को खोज रहा हूँ, ये दोनों कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप दूसरी जगह हैं, मैं चलो तुमको पहुँचा दूँ। अब ये बात जब पुलिस वाले उस बच्चे के मुंह से सुनते हैं, तो फिर इससे पूछते हैं कि तुम दोनों कैसे इसके माँ बाप को जानते हो, कैसे इसके माँ बाप तक पहुँचा दोगे। अब ये बात जब पुलिस वाले पूछते हैं, तो जो दोनों लोग थे कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगते हैं, और पुलिस वाले इस चीज़ को भांप जाते हैं। फ़ौरन अपनी गन निकालते हैं, उस आदमी के कायदे से उन दोनों लोगों के कनपट्टी पे रखते हैं और कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, और आपको मेरे साथ थाने चलना होगा और आपसे कुछ पूछताछ करनी है। अब कनपट्टी पे गन थी, ये दोनों लोग करते भी तो क्या करते, चुपचाप ट्रेन रोकी जाती है, ये दोनों लोग उतरते हैं। पुलिस वाले बड़े खुशी मन से इनको थाने लाते हैं। थाने लाने के बाद जब इनसे पूछताछ करते हैं, तो इन दोनों ने बस एक नाम लिया और कहा कि हम इनके साथ काम करते हैं, और वो नाम था रमज़ान अब्दुल रहीम मंसूर। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये मंसूर कहाँ मिलेगा। ये दोनों लोग मंसूर की लोकेशन को बताते हैं, उसके एड्रेस को बताते हैं, मंसूर की फ़ोटो दिखाते हैं। मंसूर साल 2006 में गिरफ्तार होता है, और जैसे ही थाने आता है, थाने आने के बाद पुलिस वालों के एक तरह से पैरों तले ज़मीन खिसक जाती इस मंसूर को देखने के बाद, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले एक लड़का जिसका नाम अहमद नागवी था, इसकी उम्र महज 12 साल थी, काहिरा शहर का था, ये थाने आया था। आने के बाद अपने मालिक के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाया था, और इस कंप्लेन में इस लड़के ने कहा था कि इसके साथ इसके मालिक ने कुछ गलत करने की कोशिश की, मालिक ने कुकर्म करने की कोशिश की।
अहमद नागवी ये कंप्लेन लिखाता है। लिखाने के बाद पुलिस जाती है, इसके मालिक को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, सारे सबूत इकट्ठा करती है, जांच पड़ताल करती है। लेकिन कई महीनों की जांच में ना ही इस अहमद नागवी के मालिक के खिलाफ कोई सबूत मिलता है, ना ही कोई ऐसा क्लू मिलता है जिससे इस मामले की पुष्टि हो सके कि जो इसका मालिक था वो इस अहमद नागवी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस वाले जब इस मंसूर को देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि इस अहमद नागवी का मालिक कोई और नहीं बल्कि यही मंसूर था। यानी कुछ टाइम पहले अगर इसे गिरफ्तार कर लिया गया होता और कुछ सबूत मिल गया होता तो शायद कुछ बच्चों की जान और बचाई जा सकती थी। पुलिस वाले फ़ौरन इस मंसूर को बैठाते हैं। बैठाने के बाद कहते हैं कि देखो तुम्हारा भांडा फूट चुका है, तुम पकड़े जा चुके हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने पूरे मामले को बता दो कि तुम कौन हो, तुमने इतने सारे अपराध क्यों किए। मंसूर कुछ नहीं बताता, बस एक शब्द बोलता है कि मेरे ऊपर एक महिला जिन्न का साया है और सारे अपराध वही मुझसे करवा रही है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते तो उन्हें लगता है कि शायद ये मानसिक रोगी तो नहीं, क्योंकि अगर ये कहीं से भी मानसिक रोगी निकल गया तो इसका केस बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, हम चाहते हुए भी इसे सज़ा नहीं दिलवा सकते। इसीलिए पुलिस वाले सबसे पहले मंसूर को मेडिकल चेकअप के लिए भेजते हैं। मंसूर का मेडिकल चेकअप होता है, रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। अब जब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई तो पुलिस को भी लगता है कि ये जो मंसूर है ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और कुछ नहीं। इसीलिए पुलिस वाले अब अपने पुलिसिया अंदाज में डंड और बेल्ट के साथ इससे पूछताछ करते हैं। काफ़ी देर तक मार पिटाई जब इसकी होती है तो अंत में ये अपना मुंह सही सही खोलना चालू करता है और बस एक लाइन बोलता है कि साहब मैंने अब तक न जाने कितने बच्चों को मारा है, मुझे खुद नहीं पता। अब ये बात जब पुलिस वाले पूछते हैं कि चलो तुमने मारा तो क्यों मारा, तो फिर इसके बाद इसने अपनी कहानी सुनाई। और इस कहानी के हिसाब से जो ये मंसूर था इसका जन्म साल 1980 में मिस्र के टांटा शहर में, यानी जब ये गिरफ्तार हुआ था उस समय इसकी उम्र महज 26 साल थी। 1980 में टांटा शहर में इसका जन्म होता है। जन्म बेहद गरीब परिवार में होता है, ना परिवार में पैसा था ना ही कुछ धन संपत्ति थी, कायदे से कहें तो खाने तक के लाले थे। कुछ टाइम तक ये घर में रहता है, लेकिन देखता है कि जब घर की माली हालत ठीक नहीं है तो अपने घर को छोड़ता है और छोड़ने के बाद एक लोकल गैंग को ज्वाइन कर लेता है। गैंग को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद आमतौर पे जो राहगीर होते हैं उनसे लूटपाट करता, छीना झपटी करता, पॉकेटमारी करता, ये सारी चीज़ें ये करता रहता है। लेकिन इसी बीच उस गैंग के जो नियम थे बड़े सख्त थे। जब जब इससे कोई गलती होती तो गलती की सज़ा का जो प्रावधान था उस गैंग में वो रेजर से काटना और रेप करना था। जब जब इससे कोई गलती होती, जो इसके मालिक थे, इसके हकूक थे, इसके शरीर को रेजर से काटते, इसके साथ कुकर्म करते और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में रेजर से काटना और कुकर्म करना एक ताकत का सबूत बन चुका था। यानी जो ताकतवर होगा वो ब्लेड से काटेगा, वो लड़कों के साथ कुकर्म करेगा। अब इसके साथ जब कुकर्म होता इसे बेहद तकलीफ़ होती और इसके जो मालिक थे वो कुकर्म करके खुश होते, तो इसके दिमाग में एक सनक चढ़ गई कि ऐसा कौन सा मज़ा है जो रेप करने पे आता है और ये मज़ा मुझे चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, गैंग में थोड़ा सा सीनियर होता है। सीनियर होने के बाद अब इसकी बारी थी रेप करने की। ये शुरुआत में अपने गैंग के कुछ बच्चों के साथ रेप करता है जो नए नए ज्वाइन हुए थे इसके जैसे, और यहीं से इसे रेप करने का चस्का लग चुका था। रेप करना था, लेकिन जो बच्चे थे वो बार बार गलती करते नहीं थे। अब बिना गलती के रेप किया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो गैंग था उसका वसूल बड़ा क्लियर एंड कट था। इसीलिए अब ये रेप करने के लिए अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे बच्चों को तलाशने लगता है। आसपास के इलाकों में जाता है, मोहल्ले में भटकता है, गलियों में भटकता है, लेकिन किसी भी गली किसी भी मोहल्ले में रेप करने पे फ़ौरन पुलिस कंप्लेन हो जाती और रेप करने के बाद ये फंस भी सकता था। इसीलिए इसे तलाश ऐसे बच्चों की थी जिनके ना तो आगे कोई हो ना ही पीछे कोई हो, और ये बच्चे कहाँ से आए कहाँ गए किसी को भनक ही ना लगे। अब इस चीज़ को करने के लिए, ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए ये पहले ऐसे बच्चों से कांटेक्ट करता है जो अनाथ थे। अनाथ बच्चों में से 7 से 14 साल के बच्चों को चूज़ करता है, उन्हें चुनता है, बहलाता फुसलाता है, कपड़े की, खाने पीने की, समाजों का लालच देता है।
अब बच्चे मिल चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रेप कहाँ करना है और रेप करने के बाद बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाना है। इसीलिए इन बच्चों को लेके ये ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद बच्चों को ट्रेन की छत पे लेके जाता, वहाँ रेप करता, रेप करने के बाद फिर मर्डर करता, मर्डर करके चलती ट्रेन से इन बच्चों की लाशों को फेंक देता, लाशों को फेंकता, फिर चुपचाप उतर जाता, फिर दूसरे बच्चों को पकड़ता, फिर रेप करता, फिर फेंकता, फिर तीसरे बच्चों को पकड़ता, फिर रेप करता, फिर फेंकता। यही सिलसिला, यही क्रम ये लगभग 6 सालों तक करता गया। और जो लड़का था जो इसके खिलाफ कंप्लेन किया था, अहमद नागवी, उसके साथ भी इसने सेम तरीके से रेप किया और रेप करने के बाद मार के जिंदा ही दफन कर दिया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुन रहे थे, ये पूरा मामला सुन रहे थे, तो एक तरह से पुलिस वालों के भी हाथ पांव कांप रहे थे कि उनके सामने जो 26 साल का लड़का बैठा है वो 30 से ज़्यादा मामलों में आरोपी है, 30 से ज़्यादा बच्चों का रेप कर चुका है। न जाने कितने ऐसे मामले थे जो ये पुलिस को बताया भी नहीं। कई लोगों का मानना है कि इसने 50 का आंकड़ा छू लिया था, कईयों का मानना है कि इसने 100 का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड है वो 33 से 34 रेप प्लस मर्डर का है। ये मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में इसे सजाए मौत मिलती है और 16 दिसंबर साल 2010 को बुर्ज अल अरब की जेल में इसे फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई, इसका किस्सा, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन यहीं से एक दूसरी कहानी शुरू हुई। जैसे ही ये मारा गया, इसको फांसी दी गई, मामला मीडिया में आया, तो मीडिया में इसे एक नाम दिया गया, चूँकि ये ट्रेनों में रेप करता था तो वहाँ की भाषा में इसका नाम पड़ा अल टूरबिनी, यानी कि एक्सप्रेस वे ट्रेन। अब ये नाम जब पड़ा तो ये नाम इतना यूनिक था कि धीरे धीरे लोगों में ये नाम वायरल हुआ और अब उस शहर के लगभग लोग अपने हर संस्था का नाम अल टूरबिनी रखने लगे। एक सैंडविच की दुकान जो बिल्कुल चलती भी नहीं थी, उसने अपने एक सैंडविच का नाम अल टूरबिनी रखा और उसकी दुकान पे हज़ारों की भीड़ होने लगी। कई होटल वाले, कई रेस्टोरेंट वाले, कई टूरिज्म वाले जो मिस्र देखने आते थे, ऐसे लोगों को गाइड करने के लिए अपने गाइड का नाम अल टूरबिनी रखने लगे। और अल टूरबिनी नाम इतना फेमस हुआ, इतना मशहूर हुआ, ऐसी मकबूलियत इस नाम को मिली इस सीरियल किलर के मरने के बाद कि हज़ारों की संख्या में लोग लाखों कमाने लगे। ऐसे लोग जिनको खाने के लाले थे करोड़ों में खेलने लगे। तो सीरियल किलर भले ही ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी इसके नाम से लोग कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और इसी सीरियल किलर की वजह से आज उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी एक ऐसे 26 साल के लड़के की जिसे 26 साल की उम्र में ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसी 26 साल की उम्र में इसने न जाने कितने बच्चों के साथ गलत काम किया। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।